हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, और अगर आपको क्विज और प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और दोनों को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम आपको क्लास 10 का हिंदी का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 9 करवाने वाले हैं। अगर आपने इसका पार्ट 8 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो अभी आप इस वीडियो के समाप्त होते के बाद ही हिंदी क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य पार्ट 8 के वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम आपको हिंदी क्रैश कोर्स में टोटल 16 क्लास कराएंगे, और अगर आप सिर्फ इन 16 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस पार्ट 9 में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता है, अगर नहीं भी पता है, जो ऑप्शन आपको सही लगता है कमेंट सेक्शन में उसका आंसर टाइप करते हुए चलिए, और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन हम आपको याद करवाते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि जो बिरजू महाराज थे वे किस शैली के नर्तक थे, वे किस शैली में नृत्य करते थे, कत्थक में, मणिपुरी में, कुचिपुड़ी में, फिर कारबा में। तो जो बिरजू महाराज थे वे एक कत्थक शैली के नर्तक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिरजू महाराज कत्थक शैली के नर्तक थे। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो को देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, इन सभी क्वेश्चंस को मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। अब रिपीटेड क्वेश्चन आपके आएंगे, लेकिन सिर्फ आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए आपका सभी क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि जो बिरजू महाराज था उसका संबंध किस घराने से, लखनऊ घराने से, डुमराव से, बनारस से, या फिर किसी से भी नहीं। तो जो बिरजू महाराज थे उनका संबंध लखनऊ घराने से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है, शंभू महाराज से, लच्छू महाराज से, बिरजू महाराज से, या फिर कृष्ण महाराज से। तो जित जित में नरकत हूँ इस पाठ का संबंध बिरजू महाराज से ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जित जित में निरकत हूँ पाठ में ही बिरजू महाराज जी के बारे में बताया गया है। आविन्यो पाठ का लेखक कौन है। ये एक आविन्यो पाठ का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है। नलिनी विलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी, या फिर यतेंद्र मिश्र। तो आविन्यो पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आविन्यो पाठ के लेखक कौन है। तो आविन्यो पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। आविन्यो पाठ गद्य की कौन सी विधा है। आविन्यो एक कहानी है, एक यात्रा वृत्तांत है, एक ललित स्थल है, या फिर एक रेखा चित्र है। तो आविन्यो पाठ गद्य की एक ललित स्थल वाली विधा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ललित स्थल। आविन्यो किस नदी के किनारे बसा है। यह आविन्यो एक स्थल है, आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ लिए। तो यह जो आविन्यो किस किनारे बसा है, किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, नील नदी के किनारे, रोन नदी के किनारे, या फिर दोन नदी के किनारे। तो जो आविन्यो है यह रोन नदी के किनारे। और क्वेश्चन बहुत बार यह भी पूछ लिया जाता है कि रोन नदी किस देश में है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, रोन नदी फ्रांस देश में है, और इसी रोन नदी के किनारे आविन्यो नामक स्थल है, और इसको लिखा गया है अशोक वाजपेयी जी के द्वारा। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे तरह याद रखना है कि आविन्यो किस नदी के किनारे बसा है। तो आविन्यो रोन नदी के किनारे बसा है। ला सतलुज क्या है। ये जो ला सतलुज है यह क्या है, एक नगर है, एक गांव है, एक ईसाई मठ है, या फिर एक महाविद्यालय है। तो ला सतलुज नाम का एक ईसाई मठ है, उसे ही इस ईसाई मठ को ही ला सतलुज के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ला सतलुज क्या है। तो ला सतलुज एक ईसाई मठ है। पिकासो क्या थे। ये जो पिकासो थे ये कौन थे, क्या थे, कवि थे, चित्रकार थे, नाटककार थे, या फिर उपन्यासकार थे। तो पिकासो एक चित्रकार थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिकासो क्या थे। तो पिकासो एक चित्रकार थे। सुजान सागर किसकी कृति है। रसखान की, प्रेमधन की, सुमित्रा नंदन पंत की, या फिर घनानंद की। तो सुजान सागर घनानंद जी की कृति है, घनानंद जी की रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुजान सागर किसकी कृति है। तो सुजान सागर घनानंद की रचना है। घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी थे। जहांगीर के यहाँ, शाहजहां, मुहम्मद शाह रंगीले, या फिर औरंगजेब। तो जो घनानंद थे ये मुहम्मद शाह रंगीले के यहाँ एक मीर मुंशी का काम करते थे, मीर मुंशी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी थे। तो वे मुहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी थे। स्वदेशी किस कवि की रचना है। यह जो स्वदेशी कविता है पूछा यह जरा कि यह किस कवि की रचना है, किस कवि ने इसकी रचना की है। घनानंद ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, या फिर प्रेमधन ने। तो स्वदेशी प्रेमधन के कवि की रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वदेशी किस कवि की रचना है। तो प्रेमधन कवि की रचना है। प्रेमधन किसका उपनाम है।
प्रेमधन आप अच्छे से जानते हैं एक उपनाम है, तो पूछा यह जा रहा है कि यह किसका उपनाम है। सच्चिदानंद हीरानंद व सायन अज्ञे का, ये तो अज्ञे का उपनाम है। सूर्यकांत त्रिपाठी का, बद्रीनारायण चौधरी का, या फिर वीरेन डांगवल का। तो ये जो बद्रीनारायण चौधरी है इन्हें को ही उपनाम प्रेमधन रख दिया गया और इन्हों को ही प्रेमधन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पूछा यह जा रहा है कि प्रेमधन किसका उपनाम है, तो प्रेमधन बद्रीनारायण चौधरी का उपनाम है। प्रेमधन किस युग के कवि थे, आदिकाल के, भक्ति काल के, भारतेंदु युग के, या फिर छायावाद युग के। तो जो प्रेमधन थे वे भारतेंदु युग के कवि थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रेमधन किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के। कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है, मतलब जो कवि थे प्रेमधन, पूछा यह जा रहा है कि जो प्रेमधन किनका उपनाम है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, बद्रीनारायण चौधरी का। तो ये जो प्रेमधन थे इनके अनुसार भारत में ऐसी आज कौन सी वस्तु है जो कि दिखाई नहीं पड़ती है, भारतीयता, कदाचारता, पत्रकारिता या फिर अंग्रेजी भाषा। तो भारत के लोगों में अभी एक भारतीयता वाली वस्तु है जो कि अभी दिखाई नहीं पड़ती है, ये कवि प्रेमधन का कहना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज भारतीयता की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीयता। आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं, हिंदी में, मातृभाषा में, अंग्रेजी में या फिर फ्रेंच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप 100% दे दीजिएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप कर दीजिए कि जो आजकल के लोग हैं वे अधिकतर किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं। जो देश के लोग होते हैं, जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं, वे ज़्यादातर अंग्रेजी बोलना ही पसंद करते हैं। उनको अंग्रेजी बोलने में अपने आप पर कॉन्फिडेंस लगता है, अपने आप पर गर्व महसूस होता है। लेकिन गाँव के लोगों के लिए तो हिंदी ही सही है। तो आजकल भारत के लोग में किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं, तो आजकल भारत के लोग अंग्रेजी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अंग्रेजी को ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजी को। रस खान ने प्रेम यानी किसे कहा है, कृष्ण को, सरस्वती को, राधा को या फिर यशोदा को। तो रस खान ने जो प्रेम यानी कहा है वह राधा को कहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रस खान ने प्रेम उयनी कहा है राधा को, और उन्होंने चित्तचोर कहा था श्री कृष्ण को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है, जो रस खान जी थे उन्होंने प्रेम यानी किसको कहा था, तो राधा को कहा था। और रस खान ने चित्तचोर किसे कहा था, तो श्री कृष्ण को कहा था। इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा, 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि रस खान ने प्रेम यानी किसे कहा था, तो राधा को। और रस खान ने चित्तचोर, रस खान के अनुसार चित्तचोर कौन है, मतलब चित्तचोर किसे कहा था, तो श्री कृष्ण को। तो प्रेम यानी राधा और चित्तचोर श्री कृष्ण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री कृष्ण। रस खान वज्र के बानों भागों पर क्या नौछावर करने को तैयार है, सैकड़ों स्वर्ण महल, सैकड़ों इंद्रलोक, तीनों लोक या फिर स्वर्गलोक। तो जो रस खान वज्र के वन भागों हैं उन्होंने वन भागों पर अपना तीनों के तीनों लोक ही नौछावर करने को तैयार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीनों लोक। अति सुधो स्नेह को मार्ग शीर्षक सवैया किसकी रचना है, यह एक सवैया है, उसका शीर्षक है अति सुधो स्नेह को मार्ग। तो यह किसकी रचना है, रस खान की, घनानंद की, गुरु नानक की या फिर मतीराम की। तो अति सुधो स्नेह को मार्ग यह घनानंद की रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह किसकी रचना है, तो घनानंद की रचना है। जो घनानंद जी थे वे किस काल के कवि थे, मोह असुविही ले बरसऊ, मानुष हो तो करिल के कुंजन ऊपर वारो या फिर भूषण के। तो जो घनानंद थे वे मोह अंशुविनी ले बरसऊ काल के कवि थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोह अंशुविनी ले बरसऊ। घनानंद किस काल के कवि थे, तो वो तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, इसमें आपको रियल काल पता चलेगा कि जो घनानंद थे वे किस काल के कवि थे, भक्ति काल के, आदिकाल के, रीति काल के या फिर आधुनिक काल के। तो जो घनानंद थे वे रीति काल के कवि थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घनानंद किस काल के कवि थे, तो घनानंद रीति काल के कवि थे। और जो घनानंद जी थे वे किस भाषा के कवि थे, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि घनानंद रीति काल के कवि थे और वे किस भाषा के कवि थे, अवधी के, खड़ी बोली के, ब्रज भाषा के या फिर मैथिली के। तो घनानंद रीति काल के कवि थे और वे ब्रज भाषा के कवि थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घनानंद किस भाषा के कवि थे, तो घनानंद एक ब्रज भाषा के कवि थे। रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त किन किन विधाओं में रचना की है, तो रेनर मारिया रिल्के की कविताएं जो थी अधिकतर किस भाषा में रहती थी, तो जर्मन भाषा में। आपको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि रेनर मारिया रिल्के कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मन की, और उनकी जो कविताएं होती थी वे भी जर्मन भाषा में होती थी। लेकिन उनकी जर्मन भाषाएं की कविताओं को हिंदी में रूपांतरित करके यहाँ भारत में पढ़ाया जा रहा है। तो जो रिल्के थे उन्होंने अपने काव्य के किन किन विधाओं की भी रचना की है, आलोचना और व्यंग्य की, कहानी और उपन्यास की, निबंध और नाटक या फिर जीवनी और यात्रा वर्णन की। तो रिल्के ने काव्य तो बहुत सारे की ही हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त उन्होंने अपना जो निबंध है, अपनी जो विधाओं है उसको रचना की है जीवनी और यात्रा वर्णन में भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवनी और यात्रा वर्णन में।
अब आपका जो क्वेश्चन आएगा वह वर्णिका से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इससे पहले जो आपका क्वेश्चन था गोधूली से रिलेटेड क्वेश्चन था। हम आपको इसी वीडियो में कुछ क्वेश्चन गोधूली से कराएंगे, कुछ क्वेश्चन वर्णिका से कराएंगे और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन ग्रामर से करवाएंगे। तो सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा, सभी क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दही वाली मगम है उसके रचयिता कौन है? सातकोड़ी होता है ईश्वर पेटिका, श्रीनिवास या फिर प्रेमचंद्र। तो जो दही वाली मगम है आप अच्छे से जानते हैं ये सभी क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए बिल्कुल ईजी हो गया, कब से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपने इसका व्याख्या के वीडियो को नहीं देखा, अगर आप स्पीडली देखना चाहते हैं तो हिंदी वर्णिका के पांचों पाठों के आप व्याख्या के वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जो दही वाली मगम्मा थे उसके रचयिता, उस पाठ के रचयिता श्रीनिवास जी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीनिवास। जो श्रीनिवास थे वे किस भाषा के साहित्यकार हैं? गुजराती, कन्नड़, राजस्थानी या फिर तमिल। तो जो श्रीनिवास थे वे कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो श्रीनिवास कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तारक, व्योम, जलद या फिर मेघ। तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है वह व्योम है। आकाश को व्योम भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्योम। सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है? क्वेश्चन समानार्थी लिखा रहे चाहे पर्यायवाची लिखा रहे, दोनों का मतलब एक ही होता है, एक समान जैसा। तो सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है? सूथी, मानसू, निशाकर या फिर भानु। तो सूर्य का पर्यायवाची या फिर समानार्थी भानु शब्द भी है, सूर्य को भानु भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आकाश का पर्यायवाची व्योम होता है और सूर्य का पर्यायवाची भानु होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भानु। अब आपका कुछ मुहावरे करवाएंगे। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ है अधिक प्यारा होना, नाक पर बाल उगना, संवेदनशील होना या फिर सभी के सभी सही हैं। तो नाक का बाल होना, इसका जो सही मुहावरा का अर्थ निकलेगा वह अधिक प्यारा होना, यही अर्थ निकलेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्यारा होना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपकी ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हम आपको जितना मुहावरे कराएंगे अगर आप सिर्फ इन्हीं मुहावरे को याद रखिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन बैंक से और पिछले ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन को छांट के लाए हैं। अगर आप सिर्फ इन्हीं मुहावरे, इन्हीं लोकोक्तियों को याद रखिएगा तो आप 100% इन्हीं में से जो मुहावरे आएगा आप 100% एग्जाम में बना के आइएगा। इसलिए आप इस क्रैश कोर्स के सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो सिर उठाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सिर को ऊपर उठाना, जगाना, विरोध में खड़ा होना या फिर सिर उठाकर देखना। तो आप अच्छे से जानते हैं सिर उठाना, तुम मेरे सामने सिर उठाने लगो, यह कब कहा जाता है? जब कोई विरोध में खड़ा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विरोध में खड़ा होना का मुहावरे का सही अर्थ होता है सिर उठाना। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? अगले जमाने का आदमी, गुदड़ी का लाल, आस्तीन का सांप या फिर गांड का पूरा। तो कपटी मित्र, कपटी मित्र आप जानते हैं इस मुहावरा का अर्थ है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मुहावरे का ही सही अर्थ होता है कपटी मित्र। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आस्तीन का सांप। गोबर गणेश होना, मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से क्या है? मूर्ख होना, गोबर में गणेश को होना, गोबर की पूजा करना या फिर परेशान करना। तो गोबर गणेश किसे कहा जाता है? इन सभी क्वेश्चंस को, इन सभी शब्दों को तो आप अपने जीवन काल में, अपने एवरीडे लाइफ में भी सुनते होंगे। बस आपको थोड़ा माइंड लगाना है और पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के इसका सही आंसर बताना है। तो गोबर गणेश कहा जाता है मूर्ख जो रहता है, बिल्कुल ही मूर्ख। तो गोबर गणेश होना मतलब कि मूर्ख होना, ये मुहावरे का सही अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूर्ख होना। टन बोलना, टन टन बोलना, मुहावरे का निम्नलिखित में क्या अर्थ है? टन बोलना या फिर टन टन बोलना। टन बोल जाना, हम दूसरा समझ रहे थे मुहावरा, यह मुहावरा दूसरा, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। टन बोल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घंटी बजना, आवाज़ मारना, मर जाना या फिर भाग जाना। तो टन बोल जाना, टन बोल जाना का मतलब होता है मर जाना। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि वह तो टन बोल गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टन बोल जाना मुहावरे का निम्नलिखित में से सही अर्थ क्या होगा? तो मर जाना इसका निम्नलिखित में से सही अर्थ होगा। अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या? इस मुहावरे का यूज़ तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बार किए होंगे कि वह तो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। तो उसका सही अर्थ अभी आपको अच्छे से पता होगा। गाली देना, अपना काम निकालना, धूर्तता पालना करना या फिर उल्लू पालना। तो आप अच्छे से जानते हैं अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है अपना काम निकालना। तुम तो अपना काम निकाल रहे हो, अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। तो इस मुहावरा का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना काम निकालना। टोपी बदलना, टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या? दल बदलना, घर बदलना, विदेश जाना या फिर टोपी रंगवाना। तो टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ होता है जब कोई अपने दल को बदल लेता है तो उसे कहा जाता है कि उसने तो अपनी टोपी ही बदल ली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ होता है दल बदलना। मक्खन लगाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मालिश करना, मक्खन लगाना, खुशामद करना, फिर परहेज करना। तो आप अच्छे से जानते हैं मक्खन लगाना, तुम तो मुझे मक्खन लगा रहे हो मतलब कि खुशामद कर रहे हो, मेरी प्रशंसा कर रहे हो, मेरी बड़ाई कर रहे हो, चापलूसी कर रहे हो।
रहे हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ खुशामद करना होगा। वीर गति पाना, वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? वीर बनना, वीर के रास्ते पर चलना, युद्ध भूमि में मर जाना या फिर वीरता से युद्ध करना। तो वीर गति पाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह है युद्ध भूमि में मर जाना। जब कोई युद्ध करते करते युद्ध भूमि में उसकी मृत्यु हो जाती है, युद्ध भूमि में मर जाता है, तो उसे कहा जाता है कि वह तो वीर गति को प्राप्त हो गया। तो इस मुहावरे का सही अर्थ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युद्ध भूमि में मर जाना। सिर पर भूत सवार होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? धुंध सवार होना, रोग होना, पागल हो जाना या फिर पीछे पड़ जाना। तो सिर पर भूत सवार हो जाना, जब आप किसी चीज़ के लिए पागल हो जाते हैं, आपको करना है तो करना है, तब आपको कहा जाता है कि इसके तो सिर पर भूत सवार हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, धुंध सवार होना मुहावरे का ही सही अर्थ होता है सिर पर भूत सवार होना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा धुन सवार होना। कान देना मुहावरे के लिए 4 अर्थ दिए गए और इनमें से जो अर्थ सबसे सही अधिक हो उसको लिखे। कान देना, कान देने का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, कान साफ करना, किसी की शिकायत करना या फिर बीमार होना। तो कान देना, इस कान देने का जो सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान देना, कि तुम इधर कान दो मतलब कि इधर ध्यान दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान देना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहावत का सही अर्थ क्या है? इसको भी आप बहुत बार सुने होंगे आपके बुजुर्गों से, अपनी माताओं के मुंह से, कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इस कहावत का सही अर्थ क्या है? गधा बनना, धीरे धीरे चलना, कहीं ठोर ठिकाना न होना या फिर बीमार होना। तो आप अच्छे जानते हैं कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मुहावरे से पता चलता है कि उसका कोई ठोर ठिकाना ही नहीं है, कहीं ठोर ठिकाना ना होना, उसे कहा जाता है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहीं ठोर ठिकाना ना होना। दाल भात में मुसलचंद कहावत का अर्थ है, जो दाल भात में मुसलचंद कहावत है इसका अर्थ क्या होगा? अतिथि को आना, बिना मतलब दखल देना, दाल भात पर चटनी या फिर स्वादिष्ट भोजन। तो आप जानते हैं दाल भात में मुसलचंद, दाल भात में मुसलचंद यह एक कहावत है और इसका सही अर्थ होता है बिना मतलब दखल दे देना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिना मतलब दखल देना। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, इस कहावत का सही अर्थ क्या? अपराधी स्वतः आशंकित रहता है, चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है, चोर की दाढ़ी होती है, फिर दाढ़ी वाले चोर होते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, जो चोरी करता है उसको स्वतः आशंकित रहता है, उसका वैसा ही फेस बना हुआ रहता है चोर का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब अपराधी स्वतः आशंकित रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपराधी स्वतः आशंकित रहता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, अब आपका लोकोक्ति शुरू हो रहे हैं। हमने आपको इससे पहले करीब 10 से 12 मुहावरे पढ़ा दिए, उससे भी अधिक पढ़ा दिए होंगे। आप इन सभी मुहावरों को अच्छे से याद रखिएगा। 100% उन्हीं सभी मुहावरों में से 1 या 2 मुहावरा एग्जाम में पूछा जाएगा और आप सिर्फ इन मुहावरों को अच्छे से पढ़े हुए रहेगा, लोकोक्ति को पढ़े हुए रहेगा, तो आपका एग्जाम में करीब 2 मुहावरा और करीब 1 या 2 लोकोक्ति भी पूछी जाएगी ग्रामर सेक्शन में। तो आप अच्छे से अगर इनको याद रखिएगा तो आपका 4 नंबर कन्फर्म हो जाएगा एग्जाम में। तब हम आपको लोकोक्ति पढ़ाते हुए चलते हैं। तो हमारा पहला लोकोक्ति है, घर की मुर्गी दाल बराबर। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मुर्गी खाना, मुर्गी को दाल देना, मुर्गी को दाल से तोलना है, मुर्गी होना चाहिए था मुर्गी नहीं, मुर्गी को दाल से तोलना या फिर अपने आदमी को कम पागना। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, यह जब कहा जाता है जब अपना आदमी होता है तो उस आदमी को कम आंका जाता है और कहा जाता है घर की मुर्गी, मतलब घर की मुर्गी तो दाल के बराबर ही है, मतलब अपना आदमी को कम आंकना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपने आदमी को कम आंकना। दूध का जला मुट्ठा फूंक कर कर पीना, जो दूध का जला होता है वो मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। मट्ठा तो आप जानते हैं ठंडा होता है, लेकिन जब जो दूध का जला होता है मुट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या? ज़्यादा परेशान होना, डरा रहना, खूब सोचकर काम करना या फिर असावधान रहना। तो दूध का जला मुट्ठा फूंक फूंक कर पीना, इसको कहा जाता है वह खूब सोच कर काम करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खूब सोच कर काम करना। भैंस के आगे बीन बजावे भैंस लगे पगुराए, कहावत का सही अर्थ क्या है? इस कहावत का आंसर भी आप अच्छे से जानते होंगे कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस लगे पगुराए। इस कहावत का अर्थ क्या होगा? पावर के लिए भैंस को घास देना, घास भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस की खुशी के लिए बाजा बजाना या फिर मूर्खों के सामने गुणों की व्यर्थन करना। तो आप जानते हैं कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस से लगे पुगराए, इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा मूर्ख के सामने अगर आप किसी के गुणों का वर्णन करेंगे तो वह व्यर्थ है, वह समझेगा नहीं कि आप क्या गुण का वर्णन कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूर्ख के सामने गुणों का व्यर्थ वर्णन करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहावत का सही अर्थ क्या? इसको भी आप जरूर सुनते हुए आएंगे आपकी ज़िंदगी में कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस कहावत का सही अर्थ क्या? नाच न आना, अपना ऐप दूसरों पर ऐप दिखाना, आंगन का कारीगर या फिर नाचने में कुशल। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब कि अपना ऐप छोड़ दूसरों का ऐप देखना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब तुमको चलना नहीं आता और तुम कहते हैं कि आंगन ही टेढ़ा है, तो मतलब अपनी गलती को न स्वीकारना और दूसरों की ऐप को देखना, दूसरे की गलती को देखना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपना ऐप छोड़ दूसरों का ऐप दिखना।
किस विषय को विशेष रूप से जानने वाले एक शब्द है। मतलब किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है। अब आपका एकार्थी शब्द है, मतलब कि अनेकार्थी शब्द में से अनेक शब्दों में से एक शब्द आपको जानना है, तो उसे क्या कहा जाता है। वैष्णव विशेषज्ञ, तर्क सम्मत या फिर कुशाग्र बुद्धि। तो आप जानते हैं किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला मतलब कि वह विशेषज्ञ होगा। विषय का विशेषज्ञ ही विशेषज्ञ कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशेषज्ञ। विरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अरक्ति, अनैतिक, आस्तिक या फिर सरक्ति। तो विरक्ति का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वह आस्तिक होता है, आस्तिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आस्तिक। उ एवं छोटा उ एवं बड़ा उ का उच्चारण स्थान है कंठ से, मुद्रा से, होठ से या फिर दांत से। तो उ एवं उ का उच्चारण स्थान दंत से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दांत से। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है। यशा जोड़ धरा, यशो जोड़ धरा, यशः जोड़ धरा या फिर यशोह जोड़ धरा। तो यशोधरा हमने आपको बताया था कि संधि विच्छेद उसे कहा जाता है। संधि विच्छेद उन दो शब्दों से मिलकर बनता है जिन दोनों शब्दों का अपना अपना एक ही अर्थ होता है। तो अपना अपना एक अर्थ वाला शब्द ऑप्शन नंबर सी है, यश, मतलब अपना यश में रहना, धरा मतलब भूमि। तो यशोधरा का जो सही संधि विच्छेद होगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यशः जोड़ धरा। चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो हमने आपको बताया था जिस समास में संख्या का बोध हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। तो इसमें संख्या का बोध हो रहा है। तो चतुर्भुज में कौन सा समास है, द्विगु समास है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्विगु समास। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आप इन क्वेश्चंस को समझने आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत हुआ होगा तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा और आप इसके पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। आप टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाइए और इसके पीडीएफ को पढ़िए और एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। यह हमारे क्रैश कोर्स का 9वां क्लास था। इसके बाद इसका 7 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप इसकी 16 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करना है जैसे कि सोशल साइंस क्रैश कोर्स, इंग्लिश क्रैश कोर्स, संस्कृत क्रैश कोर्स, तो उनके प्लेलिस्ट में जाकर आप उनके भी सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। उन सभी का क्रैश कोर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का समाप्त हो गया और आज से सब्जेक्टिव क्वेश्चन उन सभी का स्टार्ट होगा और आप उन सभी क्वेश्चन को पढ़ करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।